आपने एक फेमस कोट तो सुना होगा, दो बूंद जिंदगी की। अगर ये दो बूंद आपने नहीं ली तो फिजिक्स में आपको पोलियो हो जाएगा। अगर फिजिक्स में पोलियो से बचना है तो वेक्टर का डोज लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो पुजारी था उसने बोला कि तू खाली हाथ क्यों आया, कुछ भगवान के लिए ले आता। ने भगवान को उनकी बतासा अर्पित किए, उनको अगरबत्ती की। आपने 50 करोड़ के खजाने के बारे में सुना, आपके मन में लड्डू फूटा और आपने मन ही मन सोचा कि अगर ये 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं प्राइवेट MBBS कर लूँगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे। हरकतें हैं वेक्टर जैसी और नाम है स्केलर। और ये दोनों फिजिक्स के गिरगिट हैं। जिन भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल निकालना है, उन दोनों वेक्टर के या तो टेल आपस में अटैच होने चाहिए या फिर उनके हेड आपस में जॉइंट होने चाहिए। हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आपने एक फेमस कोट तो सुना होगा, दो बूंद जिंदगी की। तो फिजिक्स में भी दो बूंद है, एक कैलकुलस और दूसरा है वेक्टर। अगर ये दो बूंद आपने नहीं ली तो फिजिक्स में आपको पोलियो हो जाएगा। तो भैया कैलकुलस की डोज तो मैंने दे दी, और कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। वहां पर मैंने किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन विद इन 2 सेकंड में कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बता रखी है। तो आज की इस क्लास में हम आपको वेक्टर का डोज देने वाला है। अगर फिजिक्स में पोलियो से बचना है तो वेक्टर का डोज लेना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हम देने वाले हैं आपको वेक्टर का डोज, यानी आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वेक्टर। पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो वेक्टर टॉपिक है वो एक मैथमेटिकल चैप्टर है, मैथ्स की 12th की जो बुक है उसमें आपको मिलेगा। तो जब ये मैथ का टॉपिक है तो फिजिक्स में इसकी क्या जरूरत है? सबसे पहली बात तो देखो, फिजिक्स में इसकी क्या जरूरत है, हमें इसको क्यों पढ़ना है? पढ़ने की दो वजह है। पहला, हमने सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में हमने बोला था PQ। क्या होता है? N इंटू U, N न्यूमेरिकल वैल्यू और U है यूनिट। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है यूनिट। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था। अब देखो, मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं कि इस वेक्टर की हमें जरूरत कहां पे है। ठीक है, मान लो आपका कल नीट का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है और आपने सोचा कि मैं मंदिर होके आऊं, भगवान के दर्शन करके आऊं ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए। आप गए मंदिर, ठीक है, आप मंदिर गए तो वहां पे जो पुजारी था उसने बोला कि तू खाली हाथ क्यों आया, कुछ भगवान के लिए ले आता। तो आप नीचे ही, मंदिर के नीचे एक दुकान थी, वहां पे आप गए और उस दुकानदार को बोला आपने कि भैया मुझे 2 kg बतासा दे दो। क्या बोला? 2 kg बतासा दे दो। जैसे ही आपने बोला कि 2 kg बतासा दे दो तो आपने इस बतासा के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो आपने इस फॉर्म में उसको दे दी। ठीक है, दे दी। अब आपने भगवान को उनकी बतासा अर्पित किए, उनको अगरबत्ती की और फिर आप यहां से रवाना हुए घर की ओर। जैसे ही आप घर की ओर जा रहे थे तब आपने 2 लोगों को बात करते हुए सुना खजाने के बारे में। वो बात कर रहे थे एक 50 करोड़ के खजाने के बारे में। जैसे आपने 50 करोड़ के खजाने के बारे में सुना, आपके मन में लड्डू फूटा, आपके मन में खिचड़ी पकने लगी और आपने मन ही मन सोचा कि अगर ये 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं प्राइवेट MBBS कर लूँगा,
मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरा घर हो जाएगा, ये सारी चीज़ आप में चलने लगी। आपने इनकी पूरी बातें नहीं सुनी और सीधा भागे, उसने जो लोकेशन बताई थी वहाँ भागे और आपने पूरा टाइम लगा दिया। इसने क्या बताई थी लोकेशन? इसने बताई थी कि एक जगह है जहाँ पे एक्स साइन बना हुआ है और एक्स साइन से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर 50 करोड़ का खजाना दसा हुआ है। ठीक है, और आप भागे भागे गए, वहां पूरा दिन लगा दिया आपने ढूंढने में, लेकिन आपको नहीं मिला। उसने क्या बोला था आपको? क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। ठीक है, उसने बोला था डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 10 मीटर 10 मीटर एक्स से 10 मीटर के दूरी पर, यानी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की दूरी पर खजाना है। ठीक है, और इतना सुनते ही तुम जो क्या स्पीड से भागे हो, इतना स्पीड से भागे हो, इतना स्पीड से भागे हो कि अगर उस स्पीड से आप अगर किसी मैराथन में भागे हो ना, तो हुसैन बोल्ट को आप पीछे रख लो, इतनी स्पीड से भागे हो आप। ठीक है, आप यहां पे गए, लेकिन आपने उसकी सारी बात सुनी ही नहीं। उसने बोला कि 10 मीटर की दूरी पर आप भागे भागे गए, आपने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन आपको खजाना मिला ही नहीं। ठीक है, नहीं मिला। फिर आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर मुझे इसने इसने बताया था, मैं वहां पे गया ढूंढने और मुझे खजाना मिला ही नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि उसने सिर्फ 10 मीटर बोला था? जी हाँ सर, उसने 10 मीटर ही बोला था। मैंने उसको बोला उसने 10 मीटर नहीं बोला, उसने उसके साथ और कुछ बोलना चाहता था, क्योंकि ये 10 मीटर के थ्रू तेरे को पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट की मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली भाई? देख, ये एक साइन है, तो यहां से खजाना 10 मीटर की दूरी पर यहां पे भी हो सकता है, 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 यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब तुझे उसने एक चीज नहीं बताई, डायरेक्शन। यानी देखो अब क्या कंक्लूजन क्या है, यहां पे 2 केजी बतासा आपने मांगे दुकानदार से, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आपने उसको दे दी और उसने आपको 2 केजी बतासा दे दिए। जब उसने 10 मीटर बोला तो ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। मतलब फिजिक्स में 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 चीजों से दी जा सकती है, एक यूनिट और दूसरा मैग्नीट्यूड। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो जिनको यूनिट और मैग्नीट्यूड चाहिए उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिनको यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच। ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर के लिए ये ऐसी क्वांटिटी है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको अपनी इंफॉर्मेशन बताने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, एक यूनिट और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां लिख देता हूं, टू रिप्रेजेंट a scalar quantity unit and magnitude are required। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी में टू रिप्रेजेंट a vector quantity
यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तीन चीज चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी मिलेगी, लेकिन इन तीन चीज से आप किसी वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी यूनिट और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये कुछ कंडीशन को भी फॉलो करता है, तभी जाकर के हम उसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वेक्टर क्वांटिटी follows the following condition। पहला है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने के लिए, और इसके साथ ही साथ ये तीन कंडीशन को फॉलो भी करना चाहिए, तभी जाकर के आप उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या है भाई? देखो, जैसे हम 2 + 2 करते हैं तो 4 होता है, 2 + 3 करते हैं तो 5 होता है। जिस तरीके से हम स्केलर को ऐड करते हैं, उसी तरह से वेक्टर को ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर मैं इन वेक्टर को कुछ इस तरीके से जोड़ूं, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये लॉ बोलता है कि अगर आप वेक्टर को ऐड कर रहे हो, 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर रहे हो, और आप उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हो, तो वेक्टर के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और दूसरी बार मैंने लिखा सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी इसका ऑर्डर चेंज किया, तो ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये क्या कहता है? ये बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले आप इन दोनों को ऐड करो, फिर एक तीसरे वेक्टर को ऐड करो, या फिर पहले आप बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करो, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करो, फिर ए वेक्टर को ऐड करो, तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहले आपने इन दो वेक्टर की ग्रुपिंग की, बाद में इन दोनों की ग्रुपिंग की, यानी कि पहले आप इन दोनों को जोड़ते हो, फिर इसको जोड़ते हो, और इसमें आपने पहले लास्ट वाले दो को जोड़ा और फिर पहले को जोड़ा, तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, क्या? ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ओनली एडिशन के लिए लगते हैं, सब्ट्रैक्शन में ये दोनों नहीं लगते। दोनों सब्ट्रैक्शन में ये दोनों लॉ फॉलो नहीं होते, नहीं लगते हैं। ठीक है,
तो ये होगी वेक्टर की कहानी। अब देखो स्केलर जो है उसमें स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी को सिंपल हम करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीजें कैसे की जाती है, अलजेब्रिक मेथड। भाई 2 + 2, 2 × 2, 2 ÷ 2 एंड 2 - 2, जिस तरीके से इसमें हम ये लगाते हैं एडिशन 4 4 1 ये 0, जिस तरीके से इसमें हम लगाते हैं उसी तरीके से हम क्या लगाते हैं स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये है स्केलर और ये है वेक्टर। अब इसके कुछ एग्जांपल अगर बात करें तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम और नेक्स्ट है टेम्परेचर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे, लेकिन हम जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए वेक्टर की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसके एग्जाम्पल। एक तो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और है फोर्स, मोमेंटम, ये सारे कौन है, वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर में आपको ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए, स्केलर में आपको ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए। आप इसको जल्दी से नोट कर लो क्योंकि मैं इस पे लगाने वाला हूं पोचा। अब देखो, अब तुम्हें एक डाउट आना चाहिए, अगर डाउट नहीं आ रहा है तो भी आपको एक डाउट आना चाहिए, और वो क्या डाउट है भाई, हमने सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी, 3, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। सर जब हमने वहां 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी और यहां पे आप एक अलग 2 तरीके की और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे हो, स्केलर और वेक्टर, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। जो चीज आपने स्केलर के एग्जाम्पल में लिखी, जो आपने वेक्टर के एग्जाम्पल में लिखी, इन सारी चीजों को तो हमने वहां पे जो 3 फिजिकल क्वांटिटी बताई थी वहां पे भी देखी थी। तो सर इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करें, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा सुन, वहां पे हमने जो 3 फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया था, उसको डिवाइड करने का हमारा मेन पर्पज क्या था, डिपेंडेंसी, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, और उसी से हमने डायमेंशन लिखा था, आपको अगर याद हो तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। ठीक है, अब ये जो दोनों क्वांटिटी है स्केलर और वेक्टर, इसको हमने किस बिहा पे डिवाइड किया है, डायरेक्शन के बिहा पे, कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको उसके लिए इसको क्या क्या चाहिए। भाई देखो, स्केलर को 2 चीज चाहिए थी, एक यूनिट और दूसरा मैग्नीट्यूड, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए था, यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इसके साथ ही साथ वो 3 कंडीशन को फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है, अब मैं फिजिक्स के कुछ अनसुने रहस्य बताता हूं, फिजिक्स के कुछ अनसुने रहस्य, अनसुने रहस्य, फिजिक्स के कुछ अनसुने रहस्य हैं। पहला, जब
तुम 11th में फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में जाओगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको दो लोग मिलेंगे, एक प्रेशर और दूसरा सरफेस टेंशन। जब तुम उन दो लोगों को देखोगे ना, और जब उन दोनों को की हरकतें देखोगे ना, तो तुम अपना सिर पकड़ लोगे। एक और बताता हूं, जब तुम 12th क्लास में जाओगे और वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो तुम्हें एक और मिलेगा वहां पे, वो अलग ही तरह का है भाई साहब, उसका तो लेवल ही अलग है। कैसे? उसकी हरकतें तो है वेक्टर जैसी, नाम है स्केलर। भाई उसकी हरकतें है वेक्टर जैसी और नाम है स्केलर, और तुमने तो अपना माथा पकड़ लिया कि सर ये क्या चल रहा है। आप बोल रहे थे कि जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, उसको तो हम वेक्टर बोलते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और ये तीनों की तीनों खूबियां प्रेशर के पास भी है, सरफेस टेंशन के पास भी है, और जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास भी है। जब तीनों खूबियां उनके पास है तो उनको वेक्टर बोलना चाहिए, स्केलर क्यों बोला? मैंने कहा समझाता हूं तेरे को समझाता हूं। पहले मैं लिख लेता हूं एक लाइन। क्या? सम स्केलर क्वांटिटी represent direction. Some scalar quantity represent direction, but they do not, इससे आगे मैं लिखता हूं, पहले एग्जांपल लिख लेता हूं। इलेक्ट्रिक करंट सरफेस टेंशन और तीसरा है प्रेशर। ठीक है, ये वो तीन लोग हैं जिनकी हरकतें तो है वेक्टर जैसी, और नाम है स्केलर। अब देखो ये करंट है, ठीक है, जैसे ये करंट है, ये 3 वायर है, यहां पे करंट जा रही है I, और ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2। ठीक है भाई, इसकी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी यूनिट भी होगी। जब डायरेक्शन है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, ये तीनों चीजें हैं, तो फिर भी इसको वेक्टर नहीं बोलते, स्केलर बोलते हैं। क्या वजह है इसके पीछे की? मैं लिख देता हूं यहां पे, दे डू नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ वेक्टर, और इसीलिए दे आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, तुम जैसे इस करंट को जोड़ो तो क्या होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इसको हमने एल्जेब्रिक तरीके से जोड़ा, और एल्जेब्रिक किसका तरीका है? स्केलर का। मैंने आपको बताया था ना भाई कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन, यूनिट और मैग्नीट्यूड ही जरूरी नहीं है। वेक्टर होने के लिए इन तीनों चीजों के अलावा उन 3 कंडीशन का फॉलो होना भी जरूरी है। ये जो करंट है, जो सरफेस टेंशन है, ये प्रेशर है, ये 3 चीज तो है उनके पास, लेकिन ये कंडीशन को फॉलो नहीं करते, और कंडीशन को फॉलो नहीं करने की वजह से ये तीनों जो है कैसे है? स्केलर है। ये पहला अनसुना रहस्य हमने सॉल्व कर दिया। चलते हम दूसरे रहस्य की ओर। दूसरा क्या है रहस्य? सुनना। जब तुम फिजिक्स में आगे जाओगे ना, तो कुछ
क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी में आप नेगेटिव साइन देखोगे, कुछ क्वांटिटी के साथ आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। अब नेगेटिव साइन है मतलब पक्का कोई डायरेक्शन की बात होगी, फिर भी वो स्केलर है, वेक्टर नहीं है। पहले हम लिख देते हैं ना, सम स्केलर क्वांटिटी, सम स्केलर क्वांटिटी represented with negative sign, with negative sign, but they are not vector, but they are not vectors, वेक्टर। ठीक है भाई, कुछ क्वांटिटीज को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे ना 12th में, तो वहां पे आप एक पढ़ोगे चार्ज। क्या पढ़ोगे? चार्ज। तो वहां पे हम चार्ज को प्लस क्यू भी लिखते हैं और माइनस क्यू भी लिखते हैं, प्लस क्यू भी लिखते हैं और माइनस क्यू भी लिखते हैं। जब आप वर्क के बारे में पढ़ोगे या एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आप +5 जूल -5 जूल भी लिखोगे, यानी पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये इसकी डायरेक्शन शो नहीं करती। ये नेगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन शो नहीं करती। नेगेटिव साइन सिर्फ दो चीज दिखाती है, एक इसका अमाउंट और दूसरा इसकी नेचर। नेचर कैसे? ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा उसकी दिखाएगी अमाउंट। क्या दिखाएगी? अमाउंट। तो देखो, सम स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड विथ नेगेटिव साइन बट दे आर नॉट वेक्टर। वेक्टर क्यों नहीं है? बस वही एक ही कहानी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर की कंडीशन को फॉलो नहीं करती है, और वेक्टर की कंडीशन को फॉलो नहीं करने की वजह से ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे एक और है एग्जांपल, पोटेंशियल +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो नेगेटिव साइन इसके नीचे की जो लाइन है ना, मैं ऊपर लिख देता हूं। नेगेटिव साइन जो है ना, नेगेटिव साइन वो क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन सिंपली represent, negative sign simply represent amount या नेचर। बस दो चीज दिखाता है, अमाउंट या नेचर। जैसे ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव वर्क डन है, ये पॉजिटिव वर्क है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। नेचर बता दी और साथ में अमाउंट भी बताता है। तो ये हो गए हमारे दो रहस्य, और एक तीसरा रहस्य और है। तीसरे रहस्य में कुछ अजीब ही है यार। तीसरे रहस्य में मैं आपको फिजिक्स के दो गिरगिटों से मिलाता हूं। किनसे मिलाता हूं? दो गिरगिट से। गिरगिट हम किसको बोलते हैं? जो हर टाइम अपना रंग बदलते रहते हैं, जो हर टाइम अपना रंग बदलते रहते हैं। ये भैया फिजिक्स के दो ऐसे गिरगिट है, जैसे मान लो आपने आज उनके कमरे में जाके उनको देखा तो उनकी हरकतें वेक्टर जैसी थी, और कल जाके आपने उसको देखा तो उसकी हरकतें कैसी थी पता है? स्केलर जैसी। यानी हर टाइम अपनी नेचर बदलते रहते हैं, हर टाइम रंग बदलते रहते हैं। कौन से दो लोग हैं वो हैं, एक तो एरिया और दूसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एरिया एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर depending on the situation, अब ये एरिया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये है फिजिक्स के गिरगिट। कौन है? ये दोनों फिजिक्स के गिरगिट है। ठीक है, गिरगिट क्यों है? क्योंकि हर टाइम अपने आप को बदलते रहते हैं, यानी ये वेक्टर भी बन सकते हैं और स्केलर भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है। अगर दोनों की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट डी थीटा एंड डी ए, अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो ये होंगे वेक्टर। कैसे होंगे? वेक्टर, यानी कि डी थीटा वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। लेकिन अगर लार्जेस्ट वैल्यू है, कैसी वैल्यू है? लार्जेस्ट वैल्यू है, यानी कि थीटा एंड ए, तो ये कैसे होंगे? स्केलर होंगे। कैसे होंगे? स्केलर होंगे। अभी हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट बात ऑफ वेक्टर। वेक्टर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर ये बातें आपने नहीं पढ़ी ध्यान से तो भैया वेक्टर का डोज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्या है इंपॉर्टेंट बात? सुनना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। भाई देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जाता है। एक तो उसका सिंबल, और सिंबल लिखने का तरीका क्या है? जैसे मान लो ए है, तो पहले तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर लेना है, ये ले लिया, और इसके ऊपर ही ऊपर लगा दो एक एरो, इसके ऊपर ही ऊपर लगा दो, तो ये है वेक्टर। क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। यानी आप वेक्टर को मैथमेटिकली जो है वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे किया जाता है? सुनना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी लाइन खींचनी है और इसके आगे लगा दो एक टोपी, कैप पहना दो। ये एक लाइन खींच ली। अब इस लाइन में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और जो हेड है वो एक्चुअल में आपको डायरेक्शन बताता है इस वेक्टर की। तो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं टेल, पूंछ। ये है माथा और ये है पूंछ। और इस वेक्टर से पास आउट होने वाली ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। ये वेक्टर किसी भी चीज पे एक्शन में तभी आएगा जब वो चीज इस लाइन पे पड़ी हो। मान लो एक पार्टिकल है मेरे पास, ये वाला, मुझे इस पे फोर्स लगाना है, तो मैं वेक्टर को ऐसे नहीं रखूंगा। ये पार्टिकल कहां पे आना चाहिए? इस वेक्टर की
लाइन ऑफ एक्शन पे आना चाहिए, तभी ला करके उस वेक्टर पे फोर्स लग पाएगा। ठीक है, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन। ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो वेक्टर की लेंथ है, ये जो वेक्टर की लेंथ है, इस लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है? जैसे मान लो ये जो है, ये है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर है। और इस मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है? या तो इस वेक्टर के दोनों ओर मॉड लगा दो, या फिर सिंपली कैपिटल ए लिख दो। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है? या तो इस ए वेक्टर के दोनों ओर मॉड लगा दो, या सिंपली कैपिटल ए लिख दो। अब ये मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ के इक्वल होता है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकली है। हाइपोथेटिकली यानी काल्पनिक है, सिर्फ हमने माना है हमारी वेक्टर के सवालों के साथ डील करने के लिए। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक मिनट समझाता हूं। ये कैसा है? हाइपोथेटिकली। ठीक है, ये चीज मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, सुनो। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है, और इस पे मैं लगा रहा हूं 2 न्यूटन का फोर्स। 2 न्यूटन का फोर्स। अब ये वेक्टर है कि नहीं वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने बोला था ना, वेक्टर के लिए कितनी चीज चाहिए? 3 चीज। ये रहा मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। ठीक है, और ये है यूनिट, और एक तीसरी क्या चीज थी? डायरेक्शन। ये रही डायरेक्शन, ये रही डायरेक्शन। तो 3 चीज आ गई, मतलब ये क्या है? वेक्टर है। और साथ में वो 3 कंडीशन को भी फॉलो करता है जब आप इसको देखोगे तब। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है? मुझे ये बताना है कि ये लेंथ मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ये सिर्फ हमने काल्पनिक रूप से माना है। क्यों माना है भाई? देखो, अगर मैं ये जो 2 मीटर है, जो 2 न्यूटन है, इसमें इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब ये है, इस 2 का सिंपली मतलब ये है कि जो भी आप इस वेक्टर को बनाओगे, इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? 2 मीटर। इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? 2 मीटर। तो इसको आपको लेंथ की फॉर्म में यूज नहीं करना, ये है तो एक्चुअल में फोर्स ही, लेकिन इसको हमने 2 मीटर इसलिए माना है ताकि हम एक 2 मीटर लंबा वेक्टर बना सके। ठीक है, ये अब देखो, अब इसको आपको कुछ इस तरीके से भी बनाता है। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, जो टेल है, उसको मैं बोल दूं पी पॉइंट, और हेड को बोल दूं क्यू पॉइंट। तो मुझे बताओ पी क्यू की फॉर्म में वेक्टर कैसे लिखा जाता है? अब देखो इसमें लिखने का तरीका क्या है? डायरेक्शन कहां से कहां पे है? पी से क्यू की ओर। तो हम कैसे लिखते हैं? पी क्यू वेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन पी से क्यू की ओर है। कहां से कहां की ओर है? पी से क्यू की ओर। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, क्यू पी वेक्टर लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्यू से पी की ओर है, यानी ये क्यू है और ये है पी। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो आपको पता होना चाहिए कि हेड क्या है, टेल क्या है। हेड क्या करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लेंथ होती है, लेंथ एक्चुअल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, जो सिर्फ हम उसको काल्पनिक रूप से मानते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है? पी क्यू फॉर्म में, या इस तरह से आपको जैसे पी क्यू फॉर्म, आर क्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह में वेक्टर को कैसे बताया जाता है, ये सारी चीजें, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? जब हम वेक्टर के सवाल करेंगे ना, जब हम वेक्टर के सवाल करेंगे, तो वहां हमें
किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। भाई मान लो कोई कंपनी है और इसमें कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हम उस एम्प्लॉय की जगह दूसरे एम्प्लॉय को रिप्लेस करते कि नहीं करते? करते। लेकिन करते टाइम क्या ध्यान रखते हैं कि जो वो एम्प्लॉय काम करता है, जो उसके पास स्किल्स है, वैसी की वैसी स्किल्स उसके पास भी होनी चाहिए। करते हैं। तो इसी तरह से वेक्टर में हम क्या करते हैं, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से रिप्लेस करते हैं ना, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? जब भी हम, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसको मुझे इस वेक्टर से रिप्लेस करना है, तो एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी जो मैं दूसरा वेक्टर इसकी जगह रखूंगा उसकी भी डायरेक्शन इसी साइड होनी चाहिए, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जितनी इसकी लेंथ है उतनी की उतनी जो मैं यहाँ पे रखूंगा उसकी भी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे, इसलिए इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, मैं लिख देता हूं, if vector is shift parallel to itself magnitude and direction does not change ये भैया है एक वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, दोनों और मॉड लगा के या फिर सिंपली ए लिख दिया। अब इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूं किसी दूसरे वेक्टर से, तो शिफ्ट करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये है राइट शिफ्टिंग, ये शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, शिफ्ट, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, कोई बात नहीं, शिफ्टिंग, ये है राइट शिफ्टिंग। इसको ऐसे का ऐसे ही शिफ्ट करना है, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से या फिर इस तरीके से शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इस तरीके से शिफ्ट किया तो भैया पूरा वेक्टर ही बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पूरा वेक्टर ही बदल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ये जो बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर क्या है, तीसरा, थर्ड पॉइंट, अगर मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं इस वेक्टर को, इसके जो टेल है ये वाली, इस टेल के अबाउट इसको अगर रोटेट करूं, इस वेक्टर को इसकी टेल के अबाउट इसको अगर मैं रोटेट करूं, इसके टेल के अबाउट इसके रोटेट करूं, तो इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल भी सकती है और नहीं भी। कैसे? जैसे इस वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया तो मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन बदल गई। मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊं या फिर इस डायरेक्शन में घुमाऊं या फिर इस वेक्टर को मैं पूरा एक रोटेशन घुमा दूं यहां पर, ये कर दिया, तो देखो ये जो तीन वेक्टर है ना, इनकी डायरेक्शन बदल गई लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदला। तो हम लिख देते हैं यहां पे, तो इन तीनों का जो है
मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज। लेकिन ये दोनों एक पूरा साइकिल घुमा, एक पूरा साइकिल घुमा है, ठीक है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। तो ये जो दोनों हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both magnitude and direction not change, ठीक है, not change। अब देखो इस वेक्टर को मैंने एक पूरा साइकिल घुमाया, एक इस पूरे साइकिल में एंगल कितना होता है 360 का, यानी कितना 2 पाई एंगल 2 पाई का एंगल है। अगर मैं किसी वेक्टर को उसकी टेल के अबाउट 2 पाई एंगल से रोटेट करूं, 2 पाई एंगल से रोटेट करूं, तो भैया उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब मान लो मैंने साइकिल को n टाइम रोटेट किया है 2 पाई से, n टाइम रोटेट किया 2 पाई से, तो भैया उसकी डायरेक्शन जो है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। और ये n क्या होना चाहिए, इंटीजर। कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यह है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, सुनना, पहले आप इसको नोट कर लो। फोर्थ पॉइंट है, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, अगर मैं इस बी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो याद रखना कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो फिर से हमें एक वेक्टर ही मिलता है, हाँ इस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग भी हो सकती है या फिर अपोजिट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्केलर की वैल्यू पे। ये जो स्केलर है, अब स्केलर की दो वैल्यू हो सकती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ बी वेक्टर। ए की डायरेक्शन बी के अलोंग ही होगी, बी की डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज opposite to b वेक्टर, ठीक है। अगर आप किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें एक वेक्टर ही मिलता है। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा और दूसरा मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही भाई, मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है इस के साइन पे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये है फोर्थ पॉइंट। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का। और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत। लेकिन मैं आपको एक इतना जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं आज, जिससे आप एंगल चुटकियों में निकालोगे, ठीक है।
अब देखो एंगल वेक्टर में दो तरीके से निकालना होता है, एक ज्योमेट्रिकली यानी आपको एक डायग्राम दिया होगा, ठीक है, एक डायग्राम दिया होगा या फिर कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ इस तरह की होगी जिससे आप ज्योमेट्री बना करके उसका एंगल निकालोगे। और दूसरा है एक बड़ा फॉर्मूला लगा करके एंगल निकालना। वो बड़ा फॉर्मूला क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हमें देखना है ज्योमेट्रिकली। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? ज्योमेट्रिकली representation of geometrically representation of angle between two vectors। between two vectors पहले तो इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन वो याद कर लो, क्या है? when the head or tail of when the head or tail of two vectors are joined, two vectors join, the smallest angle formed between two vector is actual angle। ठीक है, अब लाइन का मतलब क्या, लाइन का मतलब समझना। जब भी तुम्हें दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो, जब भी तुम्हें दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो आपको पहले दो काम करने हैं। कितने काम? दो काम। क्या? सबसे पहले जिन भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल निकालना है वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के या तो टेल आपस में अटैच होने चाहिए या दोनों के हेड आपस में अटैच होने चाहिए। क्या बोला मैंने? जिन भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल निकालना है उन दोनों वेक्टर के या तो टेल आपस में अटैच होने चाहिए, आपस में ज्वाइन होने चाहिए, या फिर उनके हेड आपस में ज्वाइंट होने चाहिए, पहली बात। फिर हमें देखना है कि उसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, ये है एक वेक्टर, ये है एक वेक्टर, ठीक है, और ये है एक दूसरा वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। सुनना, दोनों वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल निकालना है तो दोनों के या तो टेल आपस में अटैच होनी चाहिए या दोनों के हेड आपस में अटैच होनी चाहिए, पहली बात। अब इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वो ये भी है और ये भी है, तो हमें कौन सा लेना है? हमें कौन सा लेना है? हमें लेना है स्मॉलेस्ट एंगल। कौन सा लेना है? स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये है कि ये वाला एंगल स्मॉलेस्ट एंगल है, तो ये वाला ही एंगल इनका एक्चुअल एंगल होगा। कैसा होगा? एक्चुअल एंगल। यहां पे देखो, यहां दोनों वेक्टर के हेड आपस में अटैच हो रहे हैं, दोनों वेक्टर के हेड आपस में जॉइंट है, तो हम एंगल निकाल सकते हैं। तो एक तो ये होगा और दूसरा होगा ये। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कौन सा है? एक्चुअल एंगल।
ठीक है, अब देखो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे ये चीज़ हमें और अच्छे से समझ आए। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, लाइन याद रखनी है। क्या करना है, या तो दोनों वेक्टर के हेड आपस में अटैच होने चाहिए या दोनों के टेल आपस में अटैच होने चाहिए, और फिर इसमें देखना है कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हो गया ये, नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल। ये दो वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच हमें एंगल निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच हमें एंगल निकालना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जिन भी एंगल के बीच, जिन भी वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, या तो उनके टेल आपस में अटैच होने चाहिए या फिर उनके हेड आपस में अटैच होने चाहिए। अब देखो ये एक वेक्टर है, इसकी टेल दूसरे वेक्टर के हेड से अटैच है, तो क्या ये एंगल एक्चुअल एंगल है? नहीं, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल कब बोलेंगे, जब दोनों के हेड या फिर दोनों के टेल अटैच होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, ये कर दिया इसको शिफ्ट। तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना, डायरेक्शन चेंज की नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, कर दिया। तभी तो बोला था मैंने कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे काम आ रहा है, यहाँ पे काम आ रहा है, शिफ्ट किया मैंने। तो देखो शिफ्ट किया, अभी हमें एंगल चाहिए, तो एक्चुअल एंगल कौन सा है, ये वाला। कौन सा है, ये कितना है, अगर ये थीटा है और ये पूरा कितना है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखो, क्या ये एंगल, क्या ये वाला एंगल एक्चुअल एंगल है? नहीं है। क्यों, इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल आपस में अटैच है, एक्चुअल एंगल हो ही नहीं सकता। एक्चुअल एंगल कब होगा, जब उनकी टेल या फिर उनके हेड अटैच होनी। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करता हूं, ये किया मैंने इसको शिफ्ट। तो जब शिफ्ट किया तो इस वेक्टर की टेल आ गई, इस वेक्टर की टेल आ गई, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कैसा है, एक्चुअल एंगल है। देखो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं इनके बीच, ये वाला जो है इन दोनों के बीच, एक तो ये बन रहा है और दूसरा बन रहा है ये। तो दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो मैंने ये लिया। ऊपर वाले में देखो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो एक तो है ये वाला एंगल और दूसरा है ये वाला एंगल। कौन सा, ये वाला एंगल। तो एक्चुअल कौन सा है, ये वाला। ये मैंने नहीं लिया, ये मैंने नहीं लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये भी एक्चुअल एंगल नहीं है। एक्चुअल एंगल होने के लिए क्या करना है, इस वेक्टर को हम आगे शिफ्ट करते हैं, कर लिया। तो इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल आपस में अटैच है, तो ये जो एंगल होगा वो कैसा होगा, एक्चुअल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये भी एक्चुअल एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी टेल और इसका हेड आपस में अटैच है। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करता हूं। क्या करता हूं, आगे शिफ्ट करता हूं। शिफ्ट किया इसको मैंने। तो मुझे बताओ ये एंगल
अब देखो ये एंगल जो होगा एक्चुअल एंगल होगा, ये एक्चुअल एंगल होगा कितना, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये है हमारा एक्चुअल एंगल। तो भैया कुछ इस तरीके से वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, और एंगल निकालते टाइम सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी दो बातें? एक तो उनके या तो टेल अटैच होने चाहिए या फिर हेड, और दूसरा उनके बीच एंगल कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। अब मैं दो एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है, ताकि इसकी झंझट मारी खत्म कर दें पूरी एंगल वाली। क्या है सवाल? सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। सेकंड है सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ये तुम्हें एंगल गिवन है 120 और ये कितना है 30। ठीक है, 30। अब मुझे क्या पूछा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर और सी वेक्टर कौन सा है? ये है ए वेक्टर और ये है सी वेक्टर, इनके बीच मुझे एंगल पूछा है। तो क्या ये जो एंगल है 30, ये ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच है, लेकिन क्या ये एक्चुअल एंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसकी टेल और इसके हेड के बीच बना। हमें किनके बीच चाहिए? या तो टेल टेल या हेड हेड। तो मैं क्या करता हूँ, इस ए वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट करता हूँ। ये कर दिया मैंने ए वेक्टर को शिफ्ट, तो इसकी टेल और इसकी टेल, ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? एक्चुअल एंगल होगा। और कितना है ये कितना है? ये है 150, क्योंकि ये पूरा 180 है, ये 30 उसमें से गया, तो ये कितना है 150 एंगल। कितना है 150 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना है 150 डिग्री। दूसरा हमें निकालना है सी वेक्टर और बी वेक्टर। सी वेक्टर और बी वेक्टर यानी ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। और ये एंगल एक्चुअल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की जो हेड है वो आपस में यहाँ पे अटैच है। ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की एक कहानी है कि तीनों के एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो अगर ये 120 है और ये 30 है, तो ये कितना हो गया 150, तो ये पक्का कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इनके बीच आपको एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, ये थीटा दे रखा है। हमें क्या करना है, ए और सी के बीच एंगल निकालना है। तो ये एंगल तो एक्चुअल एंगल है नहीं, इसके लिए हमें ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किया, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा, जो कैसा होगा एक्चुअल एंगल। कैसा होगा एक्चुअल एंगल। यानी ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। दूसरा हमें क्या चाहिए, सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, यानी ये वाला एंगल चाहिए। तो ये मुझे बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट ट्रायंगल है, जिसमें ये जो है ये 90 है और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और हमें ये निकालना, तो मैं इसको मान लेता हूं x। ये निकालना मुझे, तो x प्लस 90
प्लस थीटा इक्वल टू 180। इसको मैंने उस तरफ भेजा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास ये जो एंगल है वो कौन सा है, ये है c वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल, ये आ गया एंगल। ठीक है, तो भैया ये था वेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो आज आप ये पूरा लेक्चर देख लेना, पढ़ लेना इसको, और इसको एनसीईआरटी से भी देख लेना आप। ठीक है, इसके जितने भी सवाल हो आप वो कर लेना। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।